वो समानांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो लंबवत होती हैं, बट वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है और 90 डिग्री साउथ में जाकर के मिलती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि अक्षांश रेखाएं चूंकि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस वजह से प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग इक्वल होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग इक्वल होगी, और कितनी होगी, लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 110.35 किलोमीटर होती है, 111 हम मान लेते हैं, नहीं 0.65 होती है। ठीक है, 111 मान लेते हैं। देशांतर रेखाओं की अगर बात करें, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह इक्वल नहीं होती, बिकॉज वो 90 डिग्री से स्टार्ट होंगे, 90 डिग्री साउथ पे आगे मिलेंगे। इस वजह से अगर हम बात करें, इस तरीके से है, देखो देशांतर रेखा ये मान के चलिए, अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, अगर देशांतर रेखा इस तरह नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर के समाप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप लोग देख सक रहे हैं कि इक्वेटर पर इनकी बीच की दूरी ज़्यादा अधिक है, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इनकी बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और जाकर के पोल में इनकी बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल 0 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप पूछ रहे कि देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इक्वेटर पर होती है। और कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर, क्योंकि 111.35 होती है, तो हमने लगभग 111 मान लिया। और जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते जाएंगे, देशांतर आपस में नजदीक आते जाएंगे और उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, एंड पोल पर हो जाएंगे 0 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने भारत की ग्लोब में स्थिति देख ली थी ना, भारत की ग्लोब में स्थिति देख ली थी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर भारत स्थित है। फिर हम लोग भारत की बात कर रहे थे, हाँ हमने भारत के मानक समय रेखा की बात की अपनी भी। तो हमने अभी तक केवल ये अक्षांश रेखा हो गई। अब हम बात करें, अब हम अगर टॉपिक हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें, भारत का सामान्य परिचय। इसी में हम सारी चीजें, भाई हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, अब हम उसी को रिलेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक, सब मैप बन गया। अब जो है हम यहाँ पर सारी चीज़ें भारत का सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। अब हम भारत का देखेंगे ग्लोब में, हमने भारत की ग्लोब में स्थिति देख ली ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर भारत स्थित है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिए थे। किस पूर्वी देशांतर से किस पूर्वी देशांतर तक है, 57 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक। उसका क्या है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो विस्तार है वो 57 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट है। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, मेनलैंड का विस्तार, अगर हम आइलैंड को भी जोड़ लें, निकोबार को भी, तो 6 डिग्री 4 मिनट। ओके, ये हमने यहाँ तक की बात कर ली थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भारत है उसका ग्लोब पे हमने पोजीशन देख ली। अब हम उसका स्थान देखें ना कि कहाँ पर है भारत, उस जगह पर, मतलब कहाँ स्टैंड करता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, और ये जो कुल क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, मात्र 2.41% है। यानी जो भारत है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत कितना क्षेत्रफल रखता है, मात्र 2.41% का क्षेत्रफल रखता है। पूरे अगर विश्व का यूनिट हमने हमारी 100, तो उसमें से 2.41 हिस्सा किसका है, भारत का। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल के लिहाज से भारत कौन से स्थान रखता है, 7वां। ठीक है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के लिहाज से भारत कौन से स्थान रखता है, 7वां। शुरू के 6 देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए,
ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 7 हो गए। ठीक है, तो क्षेत्रफल में तो भारत 32,87 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र रखता है और कुल क्षेत्रफल का वो कितना है 2.41% है, सब नोट करना है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या के लिहाज से भारत कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या हालत है, तो ये जो है जनसंख्या के हिसाब से सेकेंड पोजीशन रखता है। देखिए क्षेत्रफल में 7 हुआ और जनसंख्या में सेकेंड। ठीक है, हमसे आगे चाइना है और फिर कौन है, फिर हम हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर यूएसए है। ठीक है, फिर कौन है, इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। यानी ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया 5वें 6वें में क्षेत्रफल में भी है, 5वें 6वें में हमसे बहुत ज्यादा है। और क्या, रशिया है, कनाडा, फिर चाइना। अरे चाइना का बहुत बड़ा एरिया, तो देखो तो ना मैप उठा के। ठीक है, तो जनसंख्या के लिहाज से सेकेंड स्थान रखता है और कुल विश्व की जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं भारत में। मतलब क्षेत्रफल कितना है, मात्र 2.41% है। और उस उतने से क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, पूरे विश्व के अगर 100 लोग हैं तो उसमें 7.5 लोग भारत में निवास करते हैं। तो भारत में स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जगह छोटी है और लोग ज्यादा रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा, लोग ज्यादा नजदीक रहेंगे। यूरोपीय देशों में आप चले जाएं, क्षेत्रफल वहाँ ज्यादा है और जनसंख्या कम है, इसलिए आपको जो है रोडों में कोई दिखे ही नहीं। ठीक है, चलिए जर्मनी वगैरह आपको रोडों में कोई दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल खाली खाली। ठीक है, तो ये चीज़ें अब जैसे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, बिल्कुल खाली, एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर 100 मीटर दूर बना है। यहाँ क्या है, एक घर के ऊपर ही दूसरा घर बना है, सिस्टम। ओके, चलिए, तो कुल जनसंख्या में सेकंड पोजीशन रखता है, उसकी कुल जनसंख्या का 17.5 है और कुल जनसंख्या कितनी है, लगभग 131 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब नया जनसंख्या का जब डेटा आएगा तो हम बोल सकता है कि 50,000 पहुँच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गया विश्व का वो। ठीक है, स्थान। अब हम देखें कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल कितना किलोमीटर तक में विस्तार है। भाई हमने लैटिट्यूड का हमने विस्तार देख लिया ना कि यहाँ पर था आपका 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी, अच्छा मतलब उत्तरी विस्तार को नदर पॉइंट। और ये कहाँ पर था, ये था इंदिरा कॉल में, यानी ये जो जगह है ये जगह क्या कहलाती है, इंदिरा कॉल कहलाती है ये जगह। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंदिरा कॉल से लेकर के और ये कन्याकुमारी और यहाँ पर क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ से यहाँ तक में अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया कि सॉरी आप सटीक के साथ में देख लिया तो लोग के भी 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, बैठिए मतलब लोग। तो अगर आपसे मैं कहूं कि यहाँ से यहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार कितना, तो आप आराम से बता देंगे कि सर 8 डिग्री 4 मिनट और ये है 6 डिग्री 4 मिनट और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि लगभग 29-30 डिग्री का डिफरेंस है ना। यहाँ पर कितना है, 29-30 डिग्री का डिफरेंस है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 डिग्री मतलब 111 किलोमीटर, मतलब कि लगभग अगर आप 29 से 111 को मल्टीप्लाई करिए लगभग 3000 के आसपास आ रहा है ना। तो उत्तर से दक्षिण तक में अगर हम किलोमीटर में अगर विस्तार देख ले, उत्तर से दक्षिण किलोमीटर में विस्तार देखें तो कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां से लेकर के पूरा यहां तक है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, देखो 37 डिग्री 6 मिनट में 6 डिग्री 4 मिनट बता दो, लगभग 31 डिग्री आ रहा है। 31 को मल्टीप्लाई कर लो 111 से, वैसे ही जरा मल्टीप्लाई करो लोग। ठीक है, 31 गुणे 111 करो जरा, कैलकुलेटर निकालो कोई। 3219 आ रहा है ना, तो वही 3214, क्योंकि वो अभी मैंने 2 मिनट को भी नहीं हमने छोड़ के रखा है ना, तो लगभग क्योंकि लगभग 111 किलोमीटर लिखवाया है। आ गया 3214 विनोद 8 ये पूरा यहाँ तक है 6 डिग्री 4 मिनट तक, मतलब यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से फिर निकोबार तक इंदिरा पॉइंट 32-14 वहीं तक है, नीचे तक नीचे तक 32-14, वो लगभग 111 है तो थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखें अब यहाँ पर है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, क्या नाम है इसका, गुहार मोता या गौर मोता, जो भी लिखा हुआ आपको मिल जाए इस तरीके से
यानी कि सीधे सीधे कह दो गुजरात का कच्छ, गुजरात के कच्छ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में ये वाला स्थान क्या है, किबिथु। ठीक, तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें कि भारत कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार है, तो कितना है 2933 किलोमीटर। बात हो गई, यानी भारत का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है, अगर आपसे पूछा जाए देशांतर में, तो देशांतर में कितना है भाई, वहां पर 57 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर 68 डिग्री लगभग 30 डिग्री का वो भी आया, पर उसमें आप कहेंगे तो 3,000 आना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इक्वेटर से ऊपर हैं, यानी यहाँ पर दो देशांतर नजदीक आ गए, मतलब यहाँ पर 20 की दूरी दो देशांतरों की 111 ना होगी, हो सकता है कि 102 किलोमीटर हो, ठीक है, या कहीं पर 98 हो। ठीक, तो इस तरीके से इधर से पश्चिमी बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु तक भारत कितने किलोमीटर तक में विस्तार है भारत का, 2933 किलोमीटर। यानी अगर आप कच्छ से आप किबिथु जाएं बाई रोड, तो आपको सीधे सीधे अगर आप चले जाएं बिना कहीं मुड़े, तो 2933 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये तो हो गया भारत का उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार। अब हम देखते हैं यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब हम देखते हैं कि यहाँ से एक जो है एक रेखा इस तरीके से गुजर रही है, और इस रेखा को हम कहते हैं, इस देशांतर रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई क्यों हमने यहाँ से ही खींची 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्यों हमने यहाँ से खींची, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो जिसे हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, मानक समय रेखा, वो क्या वो पूरे विश्व के लिए समय का निर्धारण करती है। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत के लिए समय का निर्धारण कौन करेगा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को खींचा है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, जो नहीं आए थे उसको उनकी कच्ची लगी, लेकिन जो आए थे वो बताए। भारत अपना सामने रखा, भारत का अपना मानक समय निकालने के लिए। क्यों, अब अरुणाचल प्रदेश में जब बजा होगा सुबह का 6, तो यहाँ पर 2 घंटे पीछे होगा, अभी वहां पर हो चुका सूर्योदय। मान के चलिए कोई मीटिंग रखी गई, मुंबई में उसका ऑफिस है, और वो मीटिंग रखी गई 7 बजे की, ठीक है, तो मुंबई के समय के हिसाब से वो 7 बजे है, और उस समय सूर्योदय हो चुका। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और 2 घंटे आगे चल रहा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर धूप भी निकल आई होगी। मान लीजिए इसी को और अगर हम घटा दें, मतलब कि अगर हम कह दें कि अगर सुबह मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में अगर ऑफिस है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले अपने समय के हिसाब से रखेंगे, कहेंगे यार सुबह 7 बजे सूर्योदय हो जाता है, आराम से लोग पहुंच सकते हैं ऑफिस, उन्हें मीटिंग रहती 7 बजे, वहाँ के लोग तो अपने 6 बजे उठेंगे, यहाँ लोग 7 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। लेकिन जहाँ अभी सूर्योदय नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुंबई में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 5 बजा होगा। विनोद कैसे बजा होगा, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का लगभग अंतर है ना, यानी पृथ्वी को वहां से यहाँ तक घूमने में 30 डिग्री देशांतर का चक्कर लगाना पड़ेगा, और 30 डिग्री देशांतर में पृथ्वी कितना समय लेगी, 100 लगभग 120 मिनट का, यानी लगभग 2 घंटे का। ठीक है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका है, तो यहाँ पर अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर 7 बजा है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या बजा होगा, 5। तो ये नहीं हम कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की घड़ी में 7 बजा है, तो यहाँ के लोगों की घड़ी में 5 बजा होगा, समय वही दिखाएगा, और इसी वजह से समय वही रहे, समय में ये अंतर ना आए, प्लस ना आए। इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक हमने भारत के मानक समय रेखा मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ही अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश के लोग भी अपनी घड़ी सेट करेंगे। इससे मतलब नहीं है सूर्योदय जल्दी हो रहा है, वहाँ के लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 5 बजे सूर्योदय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उनका 5 मतलब कि गुजरात वालों का 7, तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लोग कि हमारे यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाता है, 5 बजे हो जाता है, तो गुजरात के लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ बहुत लेट होता है, हमारे यहाँ 7 बजे होता है। तो अगर इलाहाबादी को बैठे तो कहेगा भाई पागल हो क्या, हमारे यहाँ 6 बजे होता है, कैसे 5 बजे 7 बजे होता है, जिसको नॉलेज नहीं है, तो ये तो कहेगा हमारे यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है। ठीक, या मान के चलो कि अगर वो आज इलाहाबाद वाला कोई व्यक्ति घूमने गया अरुणाचल प्रदेश, तो उसकी टारगेट पड़ी है 6 बजे उठने की, वो जब 6 बजे और 6 बजे सूर्योदय हो चुका होता है, अब जब 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में उठेगा तो क्या होगा, उनका अंतर अंधेरा होगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ इलाहाबाद के समय के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर 5 बजना चाहिए था, समय वही होगा। समय वो देखेगा, होटल में जब घड़ी लगी होगी तो उसमें भी वो 6 ही दिखाएगा, उसकी भी घड़ी में 6 ही दिखा रहा होगा, बट वहाँ सूर्योदय 1 घंटा लेट होगा। तो कभी अगर 2 घंटे अगर मैंने कहा समय पीछे चल रहा, तो ये ना सोच लेना कि अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में 7 बजा होगा, तो इलाहाबाद की घड़ी में 6 बजा होगा, तो गुजरात की घड़ी में 5 बजा होगा, ये नहीं है, बजा वही होगा। और ये वही बजे एक ही समय रहे पूरे भारत में,
इसी वजह से हम सभी ने पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों ने क्या माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मानक माना है। मतलब एक व्यक्ति इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शुरू खड़ा होगा और फिर उसके पास लगातार चारों तरफ से फोन आए कि भाई क्या वजह है, तो क्या करेगा, फोन क्या है वो तो सीधे जो है डायरेक्ट टेलीविजन के थ्रू अनाउंस कर देगा ना, ऐसे कहेगा कि काम जो स्टार्ट करिए और 10 सेकंड होते ही सब लोग अपनी घड़ी को 12 में मैच कर देंगे। ठीक समय निर्धारित करने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही काउंटडाउन 2 1 गो, तो सब लोग क्या करेंगे, अपनी घड़ी को स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल 12 बजे। यानी अब हर जगह का पूरे भारत का समय क्या हो गया, एक बराबर हो गया। निर्जला, अब इससे ज़्यादा से मैं एग्जाम्पल अभी दे नहीं सकता। ठीक है, तो समय सब जगह एक ही होगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे आगे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर 5 बजा होगा, गुजरात में 7 बजा होगा। 2 घंटे समय आगे का मतलब क्या, सूर्य होता है 2 घंटे पहले हो गया। ठीक है, अब सूर्योदय 2 घंटा पहले हो जाएगा, सूर्यास्त भी 2 घंटे पहले हो जाएगा। यानी कि गुजरात का आदमी कहेगा कि हमारे यहाँ 8 बजे सूर्य डूबता है, तो अरुणाचल प्रदेश का आदमी क्या कहेगा, हमारे यहाँ 2 घंटे पहले सूर्य डूब जाता है। यानी वो कहेंगे मतलब वहाँ 8 बजे सूर्य डूब रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 बजे, मतलब 1-2 घंटे तरीके से पीछे। ठीक, तो ये हो गया मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ गया ना, पूरे भारत का समय बिल्कुल से एक डिसाइड करने के लिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 7 बजे की अगर मीटिंग है तो 7 बजे सब लोग पहुंच जाए। ठीक है, 7 बजे सब लोग पहुंच जाए। आप किसी के यहाँ चाहे वो धूप निकाल रही हो चाहे किसी के यहाँ अंधेरा हो, लेकिन 7 मतलब 7। अगर 0 डिग्री GMT पे अगर पूरे वहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया, अगर वहां पर कहा गया कि भाई टाइमिंग जो है सब लोग सेट करें कि सुबह 7 बजे मीटिंग है और सबको 7 बजे पहुंचना है, वो अपने अपने देश के हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिए कि अगर आपका देश 82.5 डिग्री आगे है तो आप 5.5 घंटे आप अपने घड़ियों को उस तरीके से मैच कर लीजिए। मतलब ना, आप अपनी घड़ी को स्टार्ट आप 5.5 घंटे अपनी घड़ियों को आगे करिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम पर पहुंचना। ओके, आगे बढ़े। रशिया में 11 टाइम जोन है, जैसे हमारे यहाँ 1 टाइम जोन है ना केवल, रशिया में 11 टाइम जोन है। क्यों? एक तो रशिया का क्षेत्रफल बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, और दूसरा रशिया जो है ज्यादा उत्तरी देशांतर पर स्थित है, मतलब ज्यादा ऊपर स्थित है, पोल के बिल्कुल नजदीक स्थित है रशिया। और पोल पर मैंने क्या बताया कि देशांतर रेखाएं आपस में जुड़ जा रही हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा जो भारत है वो 30 डिग्री देशांतर में फैला है, तो रशिया लगभग 150 डिग्री देशांतर में फैला होगा। नहीं बात समझ में आ रही भाई? देखो, ये है ग्लोब, ये है देशांतर बहुत सारे। ठीक है, जो 0 डिग्री से निकल रहे हैं 0 डिग्री में समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा भारत स्थित है इस जगह, देखिए देशांतर यहाँ पे दूर है, तो हमारे यहाँ बड़े क्षेत्रफल से कम देशांतर गुजर रहे हैं। लेकिन रशिया कहाँ स्थित है, रशिया यहाँ स्थित है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ देशांतर बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे देशांतर गुजर रहे हैं उस देश से होकर के। और पृथ्वी तो 1 डिग्री देशांतर में 1 मिनट का समय ले ही रही है, तो वहां पर 24 घंटे में ज्यादा देशांतर पृथ्वी घूम जा रही है। इसलिए वहां पर क्या है, वहां पर जो टाइम है वो जल्दी बदलेगा, हर क्षेत्र में अलग अलग टाइम, इसलिए वहां पर क्या मानेगा 11 टाइम जोन मानेगा। ठीक है, हमारे यहाँ 1 टाइम जोन माना गया। और अगर हम इक्वेटर पर जाए तो वहां पर तो और दूर फैला होगा। ठीक है, हमारे 2933 किलोमीटर के क्षेत्रफल से मात्र 30 देशांतर है। 2933 इक्वल टू 30 देशांतर। अगर हम इक्वेटर पर चले जाए तो यही 2933 किलोमीटर के क्षेत्र में 25 देशांतर होंगे। रशिया में चले जाए तो वहां अगर किलोमीटर में एरिया 2933 किलोमीटर मान लो है, लेकिन वहां पर देशांतर हो जाता है 80 में। ठीक बात समझ आ गई? इसलिए रशिया में क्या है, ज्यादा टाइम जोन माने गए हैं, ज्यादा देशांतर रेखाएं वहां से गुजर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने समय को, ये सब समस्या है, इस वजह से उन्होंने 11 टाइम जोन माने गए। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे, अब जिसको ये चीज़ें समझेंगे उसको स्किप कर दे, इसके आगे की चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको ध्यान रखते हुए। यहाँ ये हमने भारत की मानक समय रेखा मानी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारत मानक समय रेखा, और ये भारत के लगभग बीचों बीच गुजर रही है। ठीक, अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट और 80 डिग्री 7 मिनट को मिला दें, जोड़ दें और उसमें 2 का भाग दे दें, तो लगभग 82.5 डिग्री निकल आएगा। तो हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, 82.5 डिग्री, यानी कि यहाँ पर है आपका 82 डिग्री देशांतर और ये है 83 डिग्री देशांतर। इन दोनों के बीच से गुजर रही है 82.5 डिग्री से, हमने इमेजिन कर लिया, मान लिया 82.5 डिग्री, पूरे से इसको हमने मान लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
इसी से हम अरुणाचल प्रदेश का भी समय डिसाइड करेंगे, गुजरात का भी, पूरे भारत का समय। आप देखिए जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये अगर भारत से होकर गुजर रही है तो कुछ ना कुछ राज्य भी तो होंगे जिनसे होकर के जा रही है। भाई अगर ये यहाँ से जा रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई ना कोई राज्य होंगे। तो यहाँ पर 5 राज्य हैं जिनसे होकर IST गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ठीक, घुसती जैसी नेपाल से अंदर आई, सबसे पहले उसको मिल गया उत्तर प्रदेश। और हम लोग बढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारी मानव समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है ना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के नीचे फिर आपका आएगा छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद फिर हल्का सा एरिया इस तरीके से घुसा हुआ है MP का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, MP है। अभी जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ होगा तो 4 ही राज्य रहे होंगे। अब जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 5 राज्य हो गए जिनसे देशांतर गुजर रही है। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर उड़ीसा, और फिर यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो 5 राज्य हो गए जिनसे होकर के क्या गुजर रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, और कौन सी देशांतर रेखा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखते हैं हम लोग जब हम अक्षांश पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, इक्वेटर, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है, हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वह 0 डिग्री के ऊपर स्थित है, ठीक है, और 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक स्थित है। और हम जानते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से। स्वाभाविक सी बात है कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरेगी। भाई ऐसा तो है कि कर्क रेखा यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर वो हट जाएगी और फिर वहाँ से स्टार्ट होगी। कर्क रेखा खींची गई तो वो भारत से भी होकर गुजरेगी। तो भारत के इधर से लेकर के इस क्षेत्र तक कर्क रेखा क्रॉस कर रही है, क्लियर। तो जो है देखिए कर्क रेखा चालू हुई मान लीजिए यहाँ से, ये उधर गई कर्क रेखा, ठीक है। अब रेखा छोड़ के चली जा रही थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। जिस तरह देशांतर रेखा में भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, वो देशांतर रेखा को तो हमने गुजरा अपने समय के हिसाब, अपने लिए फायदे के लिए हमने बीच, लेकिन कर्क रेखा में हमारा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि प्रकृति ने ही कर्क रेखा को 23.5 से गुजरना था उसको, क्योंकि पृथ्वी का अच्छी झुकाव है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का अगर करियर से पूछे पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना होता है, एक्सिस एंगल कितना है पृथ्वी का, कितने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो है 23.5 डिग्री। अगर आपसे पूछते पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, अक्ष और कक्ष, अक्षीय झुकाव पृथ्वी कितना है 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव कितना होगा, 90 से 23.5 घटा दो, बचे कितना 66.5 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये 90 है ना। अब पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये हमने क्या किया, पृथ्वी हल्की सी टिल्ट है, कैसे बनाऊं मैं, ये पृथ्वी हल्की सी टिल्ट है, अभी भी सही नहीं समझ आ रहा है, मैं इसको जब ये बताऊंगा फिर मैं ढंग से बनाऊंगा, ठीक है। तो पृथ्वी हल्की सी क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और झुकी हुई परिक्रमा कर रही है। मान के चलिए ये है पृथ्वी, ये झुकी हुई है, ठीक। अब इमेजिन करो ये पृथ्वी इस तरह झुकी हुई है, एक सीधी लाइन इमेजिन करो और एक लाइन ये इमेजिन करो, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इतना एंगल क्या है, ये है 23.5 डिग्री, और यहाँ से लेकर के इधर तक का एंगल कितना है, सीधी रेखा तक का 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है अच्छी झुकाव, और ये जो बचा वो जो एंगल है 66.5 डिग्री, समझ गए ना आप। तो अगर आपसे पूछा जाए अच्छी झुकाव पृथ्वी कितना है, तो 23.5 डिग्री, और अच्छी झुकाव 66.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अच्छी झुकाव के कारण ही ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा हमने इमेजिन की है, ठीक है, उसी झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अगर पृथ्वी झुकी ना हो, सीधी हो, तो उसके हमेशा एक हिस्से पर गर्मी ही रहे और एक हिस्से पर हमेशा सर्दी ही रहे। लेकिन पृथ्वी के झुकने के कारण ही सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी भी पड़ती हैं, लंबवत भी पड़ती हैं, उसके झुकाव के कारण। इसलिए जब लंबवत पड़ेगी तो गर्मी होगा, तिरछी पड़ेगी तो सर्दी होगी, ठीक है। तुम्हारा नाम मैं भूल गया,
ये मुकेश, आनंद। ठीक है। विनोद तुम्हारा पर्यायवाची मिल गया, लगभग पूरा पर्यायवाची नहीं कह सकते, बट सेंस तो दोनों एक ही जैसे है ना। हाँ? अरे मतलब नहीं सर, वो ठीक है, सेंस सही मिल रहा है, विनोद और आनंद। हाँ, सेंस तो सेम है। मैं नहीं कह रहा कि हिंदी के, अगर हिंदी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो गलत है, Yes. इन दोनों को एक दूसरे से नोट कर देना। लेकिन जो हिंदी का कम जानकार है, जो कि मैं मान लो कह सकते हो, हाँ मैं हिंदी का जानकार हूँ, ज़रा कह रहा हूँ कि मैं जानकार नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सेंस तो एक जैसा है ना। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है, और जो 23.5 डिग्री जो ये कर्क रेखा है वो भारत के लगभग 20 से गुजरती है, यानी कि ये भी भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। और ये जो कर्क रेखा है ये हमारी विंध्याचल रेंज के ऊपर से होकर के निकलती है। अभी विंध्याचल जगह पढ़ाऊंगा तो विंध्याचल रेंज के ऊपर से होकर गुजर रही है। तो देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, तो कुछ कुछ राज्य भी होंगे जिनसे होकर के क्रॉस कर रही होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका गुजरात, यहाँ तक क्या है गुजरात, फिर गुजरात के बाद यहाँ पे हल्का सा हिस्सा इस तरीके से राजस्थान का घुसा है, इस तरीके से, ठीक है, हल्का सा, देखिए ये हल्का सा हिस्सा राजस्थान का घुसा है भाई, ये ऊपर राजस्थान है, ये गुजरात है। तो ये दूसरा क्या हो गया राजस्थान, ठीक है। तो ये ना सोचना कि राजस्थान पहले होगा, गुजरात पहले के बाद हल्का सा हिस्सा राजस्थान का घुसा है, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बेहतरीन बहुत लंबे तक जाती है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, अच्छा मैं बना तो रखा ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, जब झारखंड ना बना रहा होगा तब बिहार से जाती रहेगी, और झारखंड बन गया तो झारखंड अब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड हो गया, फिर क्या हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद वो कहाँ चली जाएगी बांग्लादेश में घुस जाएगी। तो ये कहाँ है पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली गई है बांग्लादेश चली गई। पहले वो असम से मैंने गुजरात किया था ना, बांग्लादेश चली गई, तो ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश को हम मतलब हम अपने राज्य पढ़ने हैं तो बांग्लादेश देखने कोई और चीज़ नहीं है, तो बांग्लादेश हो गया। उसके बाद देखिए ये है त्रिपुरा, है ना, और देखिए त्रिपुरा से होके जा रही है, ये हो गया त्रिपुरा। और फिर ये क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा क्या है, अरे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लाइन से ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये वाला हिस्सा क्या है मिजोरम। कितने राज्य हो गए जिनसे होकर गुजर रही है कर्क रेखा, 8 राज्य। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7, एमपी 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 एमपी, ठीक है, एमपी 8 हो गए। तो ये 8 राज्य में इसको कर्क रेखा गुजर रही है। अब इसको जरा सा इनको इतना लिख लो, फिर लिख लो कि जो मध्य प्रदेश है उसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि जो कर्क रेखा गुजर रही है तो एमपी में सबसे ज्यादा क्षेत्र से गुजर रही है और राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र से गुजर रही है, ठीक। कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, वहीं राजस्थान में सबसे कम है। कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, वहीं राजस्थान में सबसे कम है। कर्क रेखा की लंबाई मतलब जो उतना पूरे क्षेत्र से जहाँ से गुजर रही है, ठीक है, जितना वो ट्रेवल कर रही है उस राज्य से होकर के, तो कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, वहीं राजस्थान सबसे कम है। वहीं देशांतर रेखा की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, वहीं भारत के मानक समय रेखा की, वहीं भारत के मानक समय रेखा IST की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, मानक समय रेखा की लंबाई सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है, वहीं मानक समय रेखा की सबसे अधिक लंबाई
छत्तीसगढ़ में एवं सबसे कम मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जहाँ कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, वहीं वहीं जो समय रेखा है उसकी सबसे कम लंबाई मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। राजस्थान क्षेत्रफल में भले ही सबसे बड़ा राज्य हो, बट वहाँ से कर्क रेखा सबसे कम हो जाती है, क्योंकि उनका हल्का सा अंदर घुस आया हो। मानक समय रेखा वो हर देश की अलग अलग है या भारत से, जैसे नेपाल या बांग्लादेश में भारत के साथ हर देश की अलग है? जिससे बना मान लो नेपाल, अगर नहीं मान लो भूटान बहुत छोटा देश है, भूटान हमारे समय का भूटान को डिपेंडेंट ही है। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रपति तक हमारे यहाँ की ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रपति ट्रेनिंग लेता है, जैसे कि आर्मी की इसका ट्रेनिंग लेता है वहाँ का राष्ट्रपति भूटान का। और अपने जो आर्मी का सीधे जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, लेकिन राष्ट्रपति राइफल लेके कॉलेज लेके जाता है क्या? नहीं आता। देखो क्या रामनाथ किसे विरोध से कर रामनाथ कोविंद अपने कंधे पे वो उसको लेकर के जा रहा हूँ, ऐसे देखा। ठीक है, लेकिन भूटान में ऐसा होता है, वहाँ का राष्ट्रपति अपनी सेना के साथ ट्रेनिंग लेता है, अपनी सेना की जमीनी स्तर पर अगुवाई करता है। ठीक, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, क्योंकि वहाँ पर बिजली बहुत होती है। पहाड़ है, पूरे पहाड़ी पहाड़ है ऊंचे ऊंचे। अब बादल टकराएंगे, बिजली क्या है? बादल आपस में टकरा रहे हैं, और जब बादल आपस में टकरा जाएंगे तो जिसमें ये चीज देखोगे, जब बादल आपस में टकराएंगे तो उनके बीच क्या होगा? घर्षण होगा। मॉलिक्यूल्स है ना, पानी है उसमें, ठीक है, और भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं, धूल के कण है, बहुत सारी चीजें हैं। जब बादल आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। और जब आप जानते हैं दो चीजों का घर्षण करो तो क्या है? हीट जनरेट होती है। जो बढ़िया का घर्षण करो हीट जनरेट होगी। तुम्हारे गाल से हाथ का घर्षण करो, हीट गाल लाल गाल कहते हैं कि मार के गाल गर्म कर दिया, तो ये घर्षण तो है। ठीक, तो वो बिजली क्या है? कुछ ऐसा है क्या कि वो थोड़ा आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि इंद्रदेव अपना बदल जो है, ठीक है, तो इंद्रदेव को बदल थोड़ा है बिजली। बिजली क्या है? जो बादल आपस में टकराए उनमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर है, धूल के कण है, वो सब आपस में टकराए बिजली। तो भूटान की बात करें, भूटान क्या है? भूटान बिल्कुल पहाड़ी एरिया है पूरा सा, उसमें हिमालय का क्षेत्र है वो। ठीक है, वहाँ पर जो है बादल खूब टकराते हैं, दबा के बादल टकराते हैं। बादल जब टकराते हैं तो आवाज करेंगे, जब टकराएंगे तो पहाड़ों से टकराए तो घर्षण हुआ तो बिजली जनरेट हुई। दो बादल आपस में टकराए तो घर्षण हुआ तो आवाज हुई, बिजली जनरेट हुई। ये तो है बादल का है नहीं, सर्दी गर्मी में जो बिजली कड़कती है। बिजली कब कड़कती है? जिस तरह मौसम में आर्द्रता ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी बारिश में ज्यादा होती है, और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस समय भी बारिश होगी, और उस समय हमको बादल ज्यादा दिखेंगे। और इसी समय आपको बरसात के मौसम में आपको बिजली कड़कती हुई दिखेगी। सर्दियों में गर्मियों में कभी देखोगे बिजली कड़कती, क्योंकि बादल ही नहीं है। ठीक, अब भूटान में क्या है? भूटान में जो है जब बादल भिड़ेंगे, अब टकराएंगे, भाई नए बादल जो है पहाड़ियों के बीच में फंस गए, दो बादल पहाड़ियों के बीच में फंस गए, बेचारे क्या करें? तो भिड़ते रहेंगे ना आपस में। अब भिड़ते रहेंगे तो वहाँ बिजली कड़कती रहेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ओके, तो क्या हो गया? हो गया, रेखा हो गई, सारे राज्य होंगे लोकेटेड। ओके, अब हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश या भारत की सीमा। ठीक है, बाउंड्रीज। ठीक है, इंडिया की बाउंड्री देखेंगे। जब हम भारत की सीमाएं देखेंगे तो हम देखेंगे भारत में कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्तरीय सीमा साझा करते हैं, मतलब लैंड से, और कुछ राज्य ऐसे, कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ वाटर बाउंड्री साझा करते हैं, यानी कि जलीय सीमा साझा करते हैं, समुद्र से हमारे साथ। भाई पड़ोसी देश हो भी, हमें क्या यहाँ पर क्या पढ़ना है? भारत की सीमाएं हम पढ़ें, या फिर हम कह रहे हैं भारत की नेबर कंट्रीज पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश भी दो तरीके से होंगे। एक तो ऐसे पड़ोसी देश जो भारत के साथ लैंड से सीमा साझा करते हैं, हम बाइक उठा करके हम जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ देश ऐसे होंगे जिन पे हमें स्टीमर के थ्रू जाना पड़ेगा, जो हमारे साथ जल के द्वारा सीमा साझा कर रहे हैं, यानी उनके और हमारे बीच में समुद्र भरा हुआ है। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, कहाँ पर होंगे वो देश जो कि भारत का जलीय सीमा साझा कर रहे हैं? किस तरफ होंगे? कर्क रेखा के ऊपर होंगे, कर्क रेखा के नीचे होंगे? नीचे बोल दिया, कैसे नीचे होंगे? क्यों नीचे होंगे? ये क्या कारण है कि जो है सारे जलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हमारे कर्क रेखा के नीचे ही हैं? क्या कारण है? आनंद,
हो गया मतलब यहाँ पर भरा हुआ है अरब सागर, यस ये भरा हुआ है पूरा अरब सागर। अनुराधा से मैंने पूछा नहीं लेकिन पूछना चाहिए था। यहाँ पर भरा हुआ है हिंद महासागर, श्रीलंका और हमारे बीच में हिंद महासागर, और यहाँ पर भरा हुआ है पूरा बंगाल की खाड़ी का पानी। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अबे यार जो बताओ, जो देश यहाँ पर होगा तो उसके हमारे बीच में तो पानी है ना, तो मोटरसाइकिल से चले जाओगे क्या, स्टीमर से जाना पड़ेगा। अब श्रीलंका और हमारे बीच में हिंद महासागर भरा है तो कैसे आप जाओगे, वो तो जलीय सीमा साझा कर रहा है ना, ठीक। और अगर हम देखें चाइना कैसे जाएंगे, तो हम यहाँ से चले जाए उत्तराखंड से होकर के, लेकर से होके हम चले जाए सिक्किम से होके, नाथुला जलेबला से चले जाएंगे। हम पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान चले जाएंगे, रोड से भी जा सकते हैं। ऐसे हम चले जाए अपने गुजरात से होकर के और कच्छ से होकर के राजस्थान, चाहे हम गुजरात से होकर के पाकिस्तान चले जाए, चाहे हम राजस्थान से होकर चले जाए, चाहे हम पंजाब से होकर चले जाए, चाहे जम्मू कश्मीर से होकर चले जाए, ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पर पकड़े, यहाँ से पकड़े हम क्या स्टीमर, और हम समुद्र से होकर के और ऐसे उसके कहाँ चले जाए, कराची से होते हुए, जहाँ सिंध नदी का मुहाना है उसके कराची में, वो अरब सागर के तट पर स्थित है। तो चाहे हम पाकिस्तान चले, कहाँ से चले जाएं, यहाँ गुजरात से हम पकड़े स्टीमर, और हम इस तरीके से गुजरात से स्टीमर पकड़ के यहाँ से हम स्टीमर पकड़े, और इधर ये गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ से होकर के इधर हम कराची, उसके कराची बंदरगाह पहुँचाएं। तो पाकिस्तान भारत के साथ इसलिए सीमा साझा करता है, जलीय सीमा दोनों, पाकिस्तान भारत के साथ दोनों सीमा साझा कर रहा है, इसलिए भी साझा कर रहा है, जलीय भी। तो इसमें हम पाकिस्तान का नाम हम दोनों में लिखेंगे। चीन भारत के साथ स्तरीय सीमा साझा करता है कि जलीय, स्तरीय, क्योंकि हम अगर हमें चाइना जाना है पानी जहाज से होकर के, तो हमें दूसरे देशों के, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें साउथ चाइना सी से होकर जाना पड़ेगा, उधर मलेशिया और वियतनाम के उधर से होकर, तो हमारे साथ जलीय सीमा साझा नहीं करता डायरेक्ट, ठीक। तो चाइना हमारे साथ केवल स्तरीय। नेपाल हमारे साथ कैसे सीमा साझा करता है, इसलिए क्योंकि तो बेचारा खुले लैंड ऑफ कंट्री है, तो खुले समुद्र के लिए तरस रहा है, ठीक है। भूटान इसलिए देखो बीच में फंसा हुआ है, ये है भूटान, मैप पे समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत लोकेशन, ये है नेपाल, ये है भूटान। तो पहले हम देख लेते हैं भारत के साथ स्तरीय सीमा साझा करने वाले देश, यानी कि लैंड बाउंड्री किन किन देशों के साथ हमारी क्या है, कॉमन है, ठीक है। लैंड बाउंड्री साझा करने वाली नेबर कंट्रीज, ठीक है, नेबर कंट्री अपने नजर रखना। तो स्तरीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश, पहली हेडिंग कौन कौन से देश भारत के साथ स्तरीय सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान, ठीक है, तो दोनों में है, तो पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, ये नेपाल, राधा क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद भूटान, ठीक है, स्तरीय सीमा साझा करने वाले 4 हो गए। उसके बाद म्यांमार, हम चले जाएं तो जो तरह से निकल करके उधर अराकान योमा को चढ़ करके पार करके, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, म्यांमार, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हम चले जाए पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश पहुँच गए। कितने देश हो गए, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, 4 हो गए। चीन और पाकिस्तान, अरे अफगानिस्तान छोड़ दिया, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ किधर से हमारी सीमा है, ठीक है। हम डायरेक्ट बाउंड्री नहीं साझा कर रहे हैं अफगानिस्तान, वैसे जो देखा जाए तो जो अफगानिस्तान के साथ जितनी जो सीमा है ना, ठीक, देखिए अभी अच्छा मैं जब बाउंड्री लाइन आपको बताऊंगा किस लाइन को क्या कहते हैं। हम कहते हैं ना अफगानिस्तान के साथ कौन सी बाउंड्री बनाती है, डोनल्ड रेखा, डोनल्ड रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है ना डोनल्ड रेखा। लेकिन डोनल्ड रेखा 1896-98 के आसपास ड्रॉ की गई थी, डोनल्ड रेखा, ठीक है। उस समय ये हमारा टॉमी, ये भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, होता नहीं होता था, कौन टॉमी, पाकिस्तान। 1898 में पाकिस्तान भारत में था, वो तो 1947 से पाकिस्तान अलग देश में ना। तो उस समय 1898 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा खींची गई थी। तो मतलब कि क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रही होगी वो ये रही होगी, रही होगी ना, रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ये स्थित है, अफगानिस्तान, ठीक है। अपोजिट अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान ये है, ठीक। तो ये चूंकि हम यहाँ तक थे ना, भारत यहाँ तक था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्या रही होगी, ये
मान के चलिए ये है अफगानिस्तान यहाँ तक, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा पूरी यहाँ से यहाँ तक रही होगी। क्लियर? अब क्या हुआ, अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए हम 1947 में पाकिस्तान हो गया अलग, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इस हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। लेकिन देखिए इस हिस्से को यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये हम कहें ये क्या है, ये पीओके है। मतलब कि इतनी जो सीमा है ये अभी फिलहाल में तो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान का नहीं है, वो क्या है पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन अल्टीमेटली वो जगह तो हमारी है ना। तो इसलिए हमने अगर हम ये कह दें कि हम अफगानिस्तान के साथ सीमा ही नहीं चलते करते, मतलब कि हम ये मान लें कि ये वाला जो हिस्सा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हम मान लें, तो हम क्यों मानेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम भी अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं, भले ही सबसे छोटी सीमा मात्र 106 किलोमीटर की। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से देश भारत के साथ इसकी सीमा साझा करते हैं, तो 6 अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि अफगानिस्तान अभी हमारे जो सीमा है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसमें किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। लेकिन अगर भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज लैंड के द्वारा कितने देश हम पूछ लें, केवल तो 7, क्योंकि हम अपना हिस्सा क्लेम करते हैं, पाकिस्तान अपना हिस्सा क्लेम करता है, वो कब्जा जमा के बैठा है। ठीक है, लेकिन हम अफगानिस्तान की सीमा को अपनी मानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम कभी न कभी तो खाली करा ही लेंगे, तब हमारा डायरेक्ट हमारी सीमा हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ। समझिए जुड़न रेखा का कॉन्सेप्ट विरोध। ठीक, तो भारत के साथ इसकी सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश कितना हो गया? 7, जो कि स्थल मार्ग से सीमा साझा कर रहा है। ओके, ठीक, तो चीन और भारत के बीच जो सीमा है, यानी यहां से लेकर के आपकी ये पूरी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो ये स्त्री सीमा है किस नाम से जाती है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये मैकमोहन नहीं है, इसका एक्चुअल में नाम है इसका मैकमोहन। ठीक है, तो हम लोग इसको मैकमोहन पढ़ लेते हैं, हमने अपना हिंदी संस्करण बना लिया है। हाँ, वो अधिकतर मैंने क्या कहा कि उसको हम लोगों ने हिंदी संस्करण बना लिया। तुम देखो एटलस बना के देखो ना, उसको देखो मैकमोहन, वो मैकमोहन है, और हमें क्या पढ़ते पढ़ते हम मैकमोहन। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सीजेआई, पहले सीजेआई कौन है इंडिया के? कौन थे? एच.जे. कानिया, सुने? एच.जे. कानिया को सब लोग पढ़ते हीरालाल जे कानिया, लेकिन एक्चुअल में नाम है हरिलाल, लेकिन हम लोग हमेशा हीरालाल जे कानिया पढ़ते हैं, वो उनका नाम है हरिलाल जे कानिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सीजेआई। फेडरल कोर्ट के अंतिम, फेडरल कोर्ट बना था 35 में, अभी मैंने बैंकिंग में ही पढ़ाया फेडरल कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया होगा तभी मैंने फेडरल कोर्ट पढ़ाया होगा। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में फेडरल कोर्ट में पढ़ाया था, मैंने बताया था पहले चीफ जस्टिस कौन थे? गोयल। ठीक है, मॉरिस गोयल पहले चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के मॉरिस गोयल थे। 1937 में उसका स्थापना हुई 35 एक्ट के द्वारा। पहले चीफ जस्टिस गोयल, फिर दूसरे भी ब्रिटिश थे, तीसरे भी ब्रिटिश थे, चौथे फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए थे कौन? हरिलाल जे कानिया। और उसी के बाद क्या हुआ? भारत हो गया आजाद, और हमने उसी फेडरल कोर्ट को हमने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसी फेडरल कोर्ट को हमने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वही जो हरिलाल जे कानिया थे उन्हीं को हमने क्या मान लिया? अपने सुप्रीम कोर्ट का भी सीजेआई मान लिया। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस कौन थे? फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस कौन है? तो हरिलाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है? हरिलाल जे कानिया। या फेडरल कोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस कौन है? हरिलाल जे कानिया। एक चीज तो है। ठीक, तो हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको कितना जानते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको कितना जानते हैं? 1947 में तो उसको कितना जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा वो उधर वहां से लेकर के और यहाँ तक की, वो डुरंड रेखा को छोड़ के रखता। ठीक है, यानी कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ से कहाँ तक हो गई? यहाँ से लेकर के रेड क्लिफ लाइन हो गई ये वाली पूरी। ये सीमा क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। अलग मार्कर होता अलग होता तो ज्यादा स्पेसिफिक था। ये क्या है? ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ये पूरी क्या है? ये डुरंड लाइन है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में
वो पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान देखो, और ये है अफगानिस्तान। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायरेक्ट इस डोरंड रेखा सीमा साझा कर रही है। डोरंड रेखा किसके बीच में कॉमन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। लेकिन हमें कितनी आवश्यकता है? इतने की, ठीक है। तो ये है डोरंड रेखा, और डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा ग्रहण करती है। ओके, उस तरीके से दो लाइंस और, दो सीमाएं और, एक सीमा ये है, और एक जो बाउंड्री है, एक सीमा क्या है? ठीक है, एक बाउंड्री ये है, ये बात देख लीजिए कि एक बाउंड्री क्या है? ये है, ठीक। ये दो बाउंड्रीज हैं, एक ये बाउंड्री डॉट है, देखिए ये भी दो सीमाएं हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? ये क्या है? ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक्चुअल में हमारा ही क्षेत्र होता था, इसको हम किस नाम जानते हैं? अक्साई चिन्ह, जानते हैं हम अक्साई चिन्ह। 1962 के वॉर में क्या हुआ? इस अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र में पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया, ओ चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, और चाइना की सेना यहाँ तक पहुँच आई, हमारी सेना यहाँ पर थी, और ये फिर मैटर चला गया यूएनओ में, और यूएनओ ने क्या कर दिया? इस पर सीज फायर घोषित कर दिया, और ये केस चल रहा है, ठीक है। तो ये सीज फायर घोषित करके सीज फायर के लिए क्या कह दिया कि जहाँ जहाँ जिसकी सेनाएं हैं वो उन्हें रुक जाए, गोली नहीं चलेगी यहाँ पर। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी यहाँ हमारी और इनकी मुठभेड़ होती है तो हम डंडे पत्थर ये सब चलाते हैं, गोली नहीं चलाते, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? LAC। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए LAC किसके किसके बीच में है, तो भारत और अक्साई चिन्ह के, ठीक है। अक्साई चिन्ह इस समय चाइना के कंट्रोल में है, हमारा हिस्सा लेकिन चाइना का कब्जा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस हिस्से की बात करें, ठीक है, ये क्या है? ये POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था ना 1947 में, जब राजा हरि सिंह से हम कह रहे थे कि आप हमारे साथ मिल जाओ, और राजा हरि सिंह कहते नहीं हम अलग रहेंगे। उनको मौका दिया गया था, भारत से मिलो चाहे पाकिस्तान से मिलो। तो वहाँ की जनसंख्या थी मुस्लिम और राजा था हिंदू, ठीक। तो वहाँ की जनसंख्या तो चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ मिलना, पर हरि सिंह नहीं कह रहे थे, हरि सिंह स्वतंत्र राज्य बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब देश आज़ाद हुआ और अक्टूबर 1947 में क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना कबीलाई ड्रेस में, कबीले सिविल ड्रेस पहन करके, और वो क्या करी? वो पाकिस्तान से इन्वेट कर गई जम्मू में, कि वहाँ पर हम सेना के द्वारा जम्मू को अपने साथ मिला लें। क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि हमने हैदराबाद को पुलिस के द्वारा हमने मिला लिया था। हैदराबाद में हमने क्या किया? पुलिस कार्रवाई की, और उस पूरे हैदराबाद को हमने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि तीन ही रास्ते ऐसे थे, तीन ही रियासतें ऐसी थी जो कि हमारे साथ मिला लिया है। बाकी सब तो मिल गए लगभग 550। तीन रियासतें ऐसी थी जो नहीं मिलना चाह रही थी, वो कहते हम अलग रहेंगे। एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। चलो, अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से चले गए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हैदराबाद की क्या दिक्कत थी? एक तो तुम यार यहाँ बैठे हो, ठीक है, कहाँ बैठे हो? आंध्र प्रदेश के इधर। एक तो तुम यहाँ बैठे हो, और तुम क्या कह रहे हो कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे या तो हम अलग देश बनेंगे। तो भैया इधर भी भारत, इधर भी भारत, तो बीच में क्या करोगे? अलग देश बना के। और दूसरी बात, अगर तुम पाकिस्तान से मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान यहाँ तुम्हें कैसे कंट्रोल करेगा? तो इसकी मांग बिल्कुल नाजायज थी। चलो, ये मिलना चाहता तो ठीक है, हमारा भारत का नक्शा ऐसे होता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पाकिस्तान है, ठीक बोल रहा। अब तुम वो कैसे यहाँ बैठ के अपना अलग देश और पाकिस्तान के साथ डिमांड कर रहे हो? दिक्कत ये भी निजाम मुस्लिम, तो या तो वो अलग रहना चाह रहा था, या फिर वो कहता कि अगर मैं जाऊँगा अभी पाकिस्तान के साथ। तीसरा रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ की हकीकत क्या थी? राजा मुस्लिम और प्रजा हिंदू बहुसंख्यक, जस्ट अपोजिट। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रजा मुस्लिम राजा हिंदू, जूनागढ़ में राजा मुस्लिम प्रजा हिंदू, ठीक है। क्या हुआ? हैदराबाद में समझाया गया कि शामिल हो जाओ, नहीं माने, पुलिस कार्रवाई की गई, हैदराबाद को मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद आया जूनागढ़ का नंबर। जूनागढ़ में कहा गया जन्म संग्रह कराओ, मतलब लोगों से पूछो कि कहाँ मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अलग तो नहीं रहोगे आप, मिलो, ठीक है। तो प्रजा थी हिंदू, तो प्रजा ने कह दिया कि हम भारत के साथ मिलेंगे, भारत के साथ मिला लिया गया, यहाँ से जो राजा था, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को जानता था कि पाकिस्तान देख चुका था कि वहाँ पर जन्म संग्रह हुआ, तो भारत को फायदा मिल गया बहुसंख्यक हिंदू होने से। उसने कहा पाकिस्तान में तो बहुसंख्यक मुस्लिम, तो वहाँ पे भी जन्म संग्रह कराए, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब कहेंगे पाकिस्तान से जाएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर जन्म संग्रह कराओ। भारत जानता कि करवा लिया तो चला जाएगा, पूरा भारत करेंगे जन्म संग्रह। राजा हरि सिंह से कह रहे हैं आप ले जाइए, वो बड़ा नहीं है।
पाकिस्तान ने सोचा कि ये मौका है कि ये लोग जो है पहले आप कर रहे हैं, तो इसी बीच में हम अपनी सेना भेज करके और क्या करें, हैदराबाद वाली कंडीशन में वो तो देखेगा तो पिताजी से तो सीखेगा। तो उसने क्या कहा कि पहले ये एक तरह के काम हम भी करें, हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने कबीलाई लोग भेजेंगे, पता नहीं होगा कि पाकिस्तान के हैं, कबीले भेज करके वहाँ दंगे करा देंगे, टेररिस्ट भेज दिया, दंगे करा दिए। और जब वो बिल्कुल हालत कंट्रोल से बाहर, क्योंकि भारत अभी वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो है नहीं, तो भारत तो उसकी रक्षा करने जाएगा नहीं, क्योंकि भाई दो देशों के बीच क्या हो रहा है हमको क्या मतलब, ठीक है। तो उसने कहा कि भारत तो अभी आएगा नहीं रक्षा करने, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है नहीं और राजा हरि सिंह इतना कैपेबल है नहीं कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तो उसने कहा पहले भेजेंगे कबीलाई लोग, वहाँ पर हम टेररिज्म एक्टिविटी कराएंगे, खूब हम लोग मारधाड़ कराएंगे, तो उसके बाद फिर हम अपनी सेना लेके पहुँच जाएंगे कि हम आगे तो भाई रक्षा करने, और हम उनको जो है वो हमारे ही आदमी है, तो जैसे हम पहुँचेंगे तो अपने आप सरेंडर कर देंगे, और हम उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हम अपना कब्जा घोषित कर देंगे कि इसकी रक्षा हमने की, इसलिए ये हमारा है, ठीक है। अब इनने जो दूसरे पूरी बाउंड्री क्रॉस करके, ठीक है, वहाँ काट करते बिल्कुल चले आए श्रीनगर तक आ गए। श्रीनगर से बिल्कुल 52 किलोमीटर बचे थे। ये था कि अगले दिन सुबह जम्मू पहुँच जाएंगे। अब राजा हरि सिंह जम्मू में उस समय बैठे, अक्टूबर के समय, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी होती है रियासत की, 6 महीने होती थी श्रीनगर, 6 महीने होती है जम्मू, अभी भी चल रही थी वो, अभी भी। आप कहाँ है हो गई थी क्या जब 2003 में जब उसको खत्म कर दिया गया 370, अब वो अलग राज्य नहीं रह गया जम्मू कश्मीर, अब वो भारत का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब भारत का हिस्सा भी क्या, अभी राज्य नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से उस पर हाँ ये हम कहेंगे कि जो वो बैठेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठेगा, ठीक है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरीज में, गवर्नर नहीं होता, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। हाँ, तो वहाँ पर उप राज्यपाल बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज में। जैसे दिल्ली में आप देखें तो दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई उपराज्यपाल, लक्षद्वीप में तो उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार में तो उपराज्यपाल, चंडीगढ़ में तो उपराज्यपाल, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो मुख्यमंत्री होता था और राज्यपाल होता था, अब वो क्या बन गया यूनियन टेरिटरी, तब वहाँ उपराज्यपाल, ठीक है। तो हाँ उपराज्यपाल ये कह सकते हैं अभी उनकी पावर में कभी अंतर होता है, पावर कोई अंतर नहीं होता, डायरेक्ट वो यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि संघ शासित क्षेत्र डायरेक्ट संघ के अधीन है, मुख्यमंत्री नहीं ना, तो वो जो डायरेक्ट राज्यपाल है वो सीधे संघ सरकार के दिशा निर्देश का कार्य करेगा, क्योंकि उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है, संघ सरकार का। तो यहाँ पर बीच में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नहीं है स्टेट की, तो वो सीधे किसको रिपोर्ट करेगा, केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को, और सीधे उसी के दिशा निर्देश मानेगा। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य में होता है राज्यपाल, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने के अनुसार कार्य करेगा। दूसरी बात, राज्यपाल ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, बट वहाँ पर एक स्टेट की सरकार होती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि शक्ति में कमी की क्या है, बस हमने अलग अलग नाम ले दिए, यहाँ राज्यपाल तो वहाँ उपराज्यपाल, ठीक है। शक्ति में कमी कहना सही बात है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि अक्टूबर में राजा हरि सिंह की राजधानी थी, उस समय सर्दी का मौसम चालू हो गया था, राजधानी थी उनकी जम्मू। अगर श्रीनगर में होते तो हो सकता है कि वो न बच पाए थे, तो जम्मू में आ गए थे, और ये जो है पाकिस्तानी आर्मी आई। अब इनको समझ में आ गया, जम्मू कश्मीर में बताया इनके जो वो होते हैं, हाँ इनके जो वो होते हैं वो जो सूचनाएं देते हैं गुप्तचर, उसमें सूचना दी कि साहब जो है ये सब आ गए हैं और मात्र 52 किलोमीटर बचे हैं, कल सुबह जम्मू में आके अटैक कर देंगे, पूरा जम्मू अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और ऑलरेडी बहुत मार्केट में जा रहे हैं। अब राजा हरि सिंह को क्या किया जाए, अब यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल रेडी कराए अपना विलय पत्र, छपवाए, प्रिंट करा के रख लिया था, जानते थे कि कभी न कभी तो आओगे, तो प्रिंट करा रखा था करके विलय पत्र, और सब उसमें कंडीशन लिखी थी और साइन होने बचे थे, और साइन न कर राजा हरि सिंह बहुत बार पटेल जी गए, साइन कर तो नहीं कर रहे थे, बार बार कभी कहते थे कि आप पेट खराब है फलाना, कभी कुछ। तो अब ये है, अब मौका मिल गया, अब जानते थे कि भारत सरकार भी जानती थी, अब तो बेटा फंसोगी, ठीक है। बढ़िया मस्त बिल्कुल उन्होंने क्या किया, अपना बिल्कुल एक प्राइवेट जेट मंगा के खड़ा कर लिया, किसी भी समय कॉल आएगा, ठीक है, और बढ़िया विलय पत्र प्रिंट करा के बकायदा पेन में बिल्कुल सहयोग भर के रेडी। अब राजा हरि सिंह को वही इंतजार था, राजा हरि सिंह कॉल का, राजा हरि सिंह की कॉल आ गई कि अब हमारी रक्षा करो, ठीक है। अब वो आ चुके हैं, बिल्कुल हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ मिलोगे ना मिलोगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए, विचार करते करें विचार, नहीं पहले बताओ मिलोगे ना मिलोगे, तो उन्होंने कहा ठीक है पर कुछ हमारी कंडीशन करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है ये एक्सेप्ट करेंगे। तुरंत जो है गए धन से दिल्ली पहुँचे, हरि सिंह के पास दिया, पहले साइन करो फिर बात होगी। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उन्होंने कहा ठीक बताओ।
कहा कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, तुम अपनी काउंसिल मिनिस्ट्री खुद बनाओ, अपने हिसाब से चलाओ। लेकिन पटेल जी ने कहा हमारी भी कंडीशन है कि तुम्हारे 3 डिपार्टमेंट हमारे अधीन रहेंगे। कौन कौन से 3 डिपार्टमेंट? कम्युनिकेशन, संचार एवं सूचना। तो देखते हो कि वहां पर जो संचार और सूचना है वो किसके अधीन रहती है? हमेशा केंद्र सरकार के। यानी कुछ भी अगर गड़बड़ होती थी तुरंत केंद्र सरकार क्या करती थी? इंटरनेट नेटवर्क सब बंद करा देती थी। अगर ये राज्य के अधीन होती तो राज्य बंद कराती क्या? नहीं कराती। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि संचार और सूचना केंद्र के अधीन रहेगी। ठीक है, रक्षा केंद्र के अधीन, तुम अपनी आर्मी नहीं रखो तो पुलिस रख सकते हो। तो देखो जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था 370 जब था आर्टिकल, तो उसकी अपनी पुलिस होती थी। लेकिन आर्मी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। कभी सुने हो महबूबा मुफ्ती की आर्मी? राज्य नहीं। ठीक है, दो। और तीसरा टॉपिक विदेशी संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। उन्होंने कहा कि तुम ना डायरेक्ट बात करोगे कि जम्मू कश्मीर अमेरिका से 2x2 डायलॉग कर रहा है। ठीक है, कहा तुम नहीं करोगे विदेशों से बातचीत। जो बातचीत करेंगे तो हमसे कहो कि सर विदेश से हमारे लिए ये बात कर दीजिए, तो हम करेंगे विदेशों से ये बात। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसपे केंद्र सरकार के अधीन में थे। संचार एवं सूचना यानी कि डाकघर यही वाला होगा, वहाँ कोई नया डाकघर नहीं होगा। संचार और सूचना सारी की सारी यही सब पंक्तियाँ। सेना और विदेशी संबंध ये कहा गया है कि भैया अंग्रेज ने कहा कि ये तो हमारे पास रहेंगे, बाकी तुम अपने पास रखो। तुम्हें लैंड रखना है, लैंड रख लो। ठीक है, बाहरी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे राज्य में आकर के जमीन नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकते थे। 370 जब लगा था तब यहाँ का आदमी वहाँ जाके लैंड नहीं ले सकता था, वहाँ घूमने जा सकता था एज अ टूरिस्ट, पर वहाँ स्थायी निवास नहीं ले सकता था जब तक कि वहाँ की राज्य सरकार ना कह दे। वहाँ का फ्लैट खरीद सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते थे, बागान नहीं खरीद सकते थे, फ्लैट खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फार्म हाउस खरीद वहाँ पर आप व्यापार जाके कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर वहाँ राज्य सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो कहा गया कि सारा कुछ स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, लैंड, रेवेन्यू सब तुम रख लो। 3 चीज हम रखेंगे, हेल्थ रेडी हो गई, चलो बचना तो है ना। तुरंत उन्होंने साइन किया और जैसे ही साइन किए तुरंत पटेल जी आए दिल्ली और दिल्ली आकर के तुरंत उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी कि अब तो जम्मू कश्मीर अब हमारा क्षेत्र हो गया ना, भले उस क्षेत्र को हमने स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत 370 के तहत हम आपको स्पेशल दर्जा देते हैं। ठीक है, आपके पास अपनी अलग से होंगी सत्तियां, पर ये 3 हमारे। लेकिन आप अब विश्व में अगर कोई आपसे पूछेगा, जापान पूछेगा कि तुम किसके हिस्से हो, तो आप क्या बताओगे कि हम भारत के राज्य हैं। आप ये ना कहोगे हम स्वतंत्र हैं, हम पाकिस्तान के हैं। अब वो हमारा राज्य हो गया ना, भले हमने उसको स्पेशल दर्जा दिया। जैसे एक स्पेशल दर्जा हमने अरुणाचल प्रदेश को भी दिया हुआ है। हमने वहां पर क्या करते हैं, इनर लाइन परमिट लगाते हैं, यानी अगर किसी को अरुणाचल प्रदेश जाना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है उसको अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गई गृह मंत्रालय के द्वारा, अब ये तो गृह मंत्रालय का भाव हो गया ना कि कोई हमारी बाउंड्री के अंदर अगर आएगा, सीमाओं के अंदर आएगा, सीमाओं की रक्षा तो कर रहा है रक्षा मंत्री, अगर हमारे कोई अंदरूनी भाग में अगर कोई समस्या होगी तो गृह मंत्रालय उसका जिम्मेदार होता है ना। गृह मंत्री को थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो राज्य बना के लिए भैया राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। वो तुरंत पहुंचे राष्ट्रपति के पास, कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे राज्य में पाकिस्तान की जो है आर्मी घुसी हुई है, वो बन करके कबीलाई लोग, और आप क्या कर रहे हैं। और सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने तुरंत तीनों सेनाओं के सेनापतियों को बुलाया, कमांडर्स को बुलाया, और क्या कहा गया जनरल्स को कि तुरंत जो है युद्ध की घोषणा की गई। ठीक है, तुरंत जल्दी से जल्दी रेड़ा जाए। और सुबह होते ही पौपड़ते ही क्या हुआ, तुरंत एयरफोर्स के विमान चल दिए, आर्मी चल दी, और तुरंत ही जाकर के वहां पर उनको उसी जगह पर रोक दिया गया। कहाँ तक आ गई थी पाकिस्तानी आर्मी? पाकिस्तानी आर्मी इस जगह तक आके खड़ी हो गई थी, और यहीं पर हमने क्या किया, इनको तुरंत रोक दिया और रोक करके इनसे सरेंडर करा लिया। लेकिन उसी दरमियान क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएन में इस मुद्दे को उठाने कि ये बताइए पाकिस्तान ऐसा ऐसा कर रहा है, और यूएन ने क्या कर दिया, इस पर स्टे लगा दिया कि अब जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए। ठीक है, अब आप बिल्कुल से वहां पर एक बिल्कुल जो सीमा का निर्धारित कर दिया जाएगा, इधर वाले इधर रह जाएंगे, इधर वाले इधर, जब तक कि फैसला नहीं आता। भाई तुमने अगर विनोद ने आनंद के घर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, इसको निकाल के बाहर सामान फेंक दिया, गया हाईकोर्ट स्टे ले आया, तो अब जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता तब तक ना इस पर इसका अधिकार है, न इसका अधिकार है। क्या है मतलब, उसको कह दिया गया कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, अब तुम्हें कब्जा दिला नहीं दिया जाएगा जब तक कि डिसीजन नहीं आ गया, स्टे लिया है। ठीक है, सेम स्टे यहाँ पर आ गया, जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक क्या है, जो जहाँ पर है वहीं पे बिल्कुल रुक जाओ।
अब एक दूसरे के अब क्रॉस नहीं करोगे। और इसी सीमा को हमने क्या बोल दिया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आनंद मतलब है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आज भी बैठी है, यहाँ पर भारतीय सेना बैठी है, और हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं सीज फायर लाइन का उल्लंघन हुआ। भैया ये सीज फायर लाइन ही तो है। सीज फायर का मतलब क्या है कि आप यहाँ गोली नहीं चलेगी, अब जो जाओ वहाँ पर रहो जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है, डिसीजन तब से अटका हुआ है। ये भी सीज फायर लाइन, ये भी सीज फायर लाइन, और इस सीज फायर लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस सीज फायर लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये दो सीमाएं हो गई। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पाकिस्तान का क्षेत्र इतना हुआ करता था, ये जो कि था इतना था। इसने क्या किया, 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, उसी का फायदा उठा के 1965 में पाकिस्तान ने भी हमला किया कि अभी भारत क्या कमजोर है तो हम भी 1947 में तो उसको बदल लेना था। तो उसने क्या किया, 65 में पाकिस्तान ने कब्जा बोल दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या किया, हरा दिया। तो पाकिस्तान ने उससे बिल्कुल से परेशान होकर के, बिल्कुल गुस्सा होकर के, ये वाला जो हिस्सा है ये किसको दे दिया, ये चाइना को दे दिया लीज पर। बेच तो नहीं सकता क्योंकि उसका भागी नहीं है, लेकिन लीज पे दे सकता है। इसने क्या किया, चाइना को लीज पे दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पर भी चाइना बैठा है, यहाँ पर चाइना बैठा है, और यहाँ पर पाकिस्तान बैठा है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा सबको स्पष्ट। ये वाला हिस्सा क्या है, ये अंदर का हिस्सा ये हमारा है। तो क्या है, इस हिस्से पर हमेशा इंडियन आर्मी हमेशा तैनात रहती है। क्यों, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का सबसे ऊंचाई का क्षेत्र है ये, इस पूरे क्षेत्र का सबसे ऊंचाई का क्षेत्र है। और सबसे ऊंचाई के क्षेत्र पर अगर कोई बैठा है तो इस पर भी नजर रख लेगा, इस पर भी नजर रख लेगा, इस पर भी नजर रख लेगा। यहाँ क्या गतिविधि चल रही है, और यही जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, सियाचिन। ठीक है, अक्साई चिन, सियाचिन। ठीक है, अक्साई चिन पे तो कब्जा किसका हो गया, चाइना का। सियाचिन पे हमारा क्षेत्र। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसी ये पूरा सियाचिन क्षेत्र है, और सियाचिन क्षेत्र के बिल्कुल टॉप पर है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। ठीक है, और इसीलिए सियाचिन को बोला जाता है विश्व का सबसे ऊंचाई पर इसे युद्ध क्षेत्र। ऐसा सबसे ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जहां पर आर्मी रह रही है, और यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -48 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। ठीक है, मतलब वर्ष भर बर्फ तो हमेशा ढकी रहती है, 0 के नीचे तो हमेशा रहेगा, और सर्दियों में कहाँ चला जाता है, -48 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी हमेशा रहती है, क्योंकि हमें हमेशा ही पर नजर रखनी है। एक बार क्या हुआ था, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार इतनी सर्दी है तो अब इतनी सर्दियों में कहाँ से इतनी ऊंचाई पर चढ़ के चाइना वाले आएंगे ना पाकिस्तान वाले आएंगे। तो इंडियन आर्मी नीचे उतार लिया गया कि भाई जैसी गर्मी आई फिर भेजेंगे। और जैसी गर्मी आई मार्च 8 में जब भेजा गया इंडियन आर्मी को, तो पता चला कि वहाँ पाकिस्तान वाले पहले जाके कब्जा कर लिए। सियाचिन वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की आर्मी कब्जा कर चुकी थी उसकी 2-3 चौकियों पर। तो फिर हमने मिशन मेघदूत चलाया, मिशन मेघदूत। और मिशन मेघदूत चला कर वो मूवी देखो, ऋतिक रोशन की, वो शायद इसी मिशन मेघदूत के ऊपर ही है। ठीक है, आई श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ शायद वो इसी के ऊपर है। उस पर ऋतिक रोशन लोग चलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी सेना वहाँ बैठ गई, तो अब ये तो अगर पाकिस्तान के कब्जे में सियाचिन चला जाता तो सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा हिस्सा हमसे कट जाता। अब हम यहाँ पर नजर भी नहीं रख पाते, कोई भी गतिविधि हो रही नजर रख नहीं पाते, और इनको बढ़िया आराम जाता, बढ़िया आना जाना एक दूसरे के बढ़िया। ठीक है, वो भाई भाई करती है लोग। तो फिर हमने क्या किया, मिशन मेघदूत चलाया, और हमने इस पोस्ट को हमने खाली कराया, और तब से अब तक पाकिस्तान वो इंडियन आर्मी इसको 1 भी मिनट के लिए नहीं छोड़ती इस पोस्ट को। ठीक है, क्योंकि हमको मॉनिटर करना है चाइना को भी, पाकिस्तान को भी। समझ जाओगे, एग्जैक्ट समझ जाएगा। 11-10। ठीक है, 5 मिनट। तो ये क्या हो गया, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बिल्कुल अक्साई चेन चाइना का क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र। ये हो गए आपके स्तरीय राज्य और स्तरीय पड़ोसी देश और स्तरीय सीमाएं हो गई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लियो कि नहीं? यस सबका नोट हो गया ना? तो लोग फिर अपने आप नोट करते हुए चलते हैं, बढ़िया है। ठीक है ना, तो फिर एक्स्ट्रा समय वेस्ट होता है। समझो, जहाँ समझने वाले तो रुक जाओ, और जहाँ थोड़ा सा ऐसा लगे कि अभी नोट कर तुरंत साथ नोट करते हो, समय बच जाता है, और आप लोग की तुरंत नोट्स मेंटेन करने की आदत पड़ जाती है। अब कुछ बच्चे वो कहते हैं कि आते हैं 8:30 से 9:30 बच्चे, तो उसमें से 5-6 बच्चे भाग गए। तो उनका एक दोस्त आता था, तो मैंने कहा क्या भाग गए वो,
भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या अगर वो कह रहा है सर पढ़ाते तो ठीक है समझ में आता है, यहाँ सब समझ में आता है और घर जाते तो भूल जाता है कि सर लिखवाते नहीं है। तो मैंने कहा यार एक बार बताओ, जो लिखवाने वाली चीज़ होगी वही तो लिखवाएंगे, अब मैं हर चीज़ लिखवाऊँ क्या? कुछ चीज़ अपने आप से भी लिखी जाती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारा हक ही नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है परीक्षा देने का, अगर तुम्हें इमला बोल के हक ही लिखवाना पड़े। ठीक है, तो ये ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश। भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? जलीय सीमा साझा करते हैं, वाटर बाउंड्री। अब सीधी सी बात है कि जलीय सीमा यहाँ से लेकर के जलीय सीमा कहाँ तक होगी? ये पूरी ऐसे, ये और यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक ये हो जाएगी जलीय सीमा। जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से? पाकिस्तान। वही देखिए, यहाँ से अगर हम निकले बोट में बैठ करके तो यहाँ हम कराची पहुँच जाएंगे ना, पाकिस्तान। दूसरा श्रीलंका, यहाँ से हम जाएं और श्रीलंका पहुँच जाएंगे। तीसरा यहाँ से हम कलकत्ता बंदरगाह से पकड़े जहाज, वहाँ समुद्र से और कहाँ चले जाएं? बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ भी तो समुद्र है ना, तो बांग्लादेश भी हो गया जलीय सीमा साझा करने वाला देश। ठीक, 3 देश हो गए, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, 3 हो गए। चौथा म्यांमार, ये भी क्या कर रहा है? ये भी जलीय सीमा साझा कर रहा है, इसलिए भी दोनों। ठीक है, तो म्यांमार मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चौथा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारे निकोबार से सीमा बिल्कुल साझा करता है, बाउंड्री बिल्कुल कॉमन है सुमात्रा द्वीप की और ग्रेट निकोबार की। ठीक है, तो उनके बीच से क्या है, एक चैनल माना गया, मतलब एक सीमा का निर्माण किया गया। तो सुमात्रा हो गया इंडोनेशिया का भाग और ग्रेट निकोबार भारत का, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, उसको हमने इमेजिनरी लाइन मान ली, इमेजिनरी सीमा मान ली, तो इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद थाईलैंड। ठीक है, आप देखेंगे कि ये है म्यांमार, अच्छा म्यांमार का लिखा तो है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक म्यांमार होगा। ठीक है, म्यांमार के बाद आप अगर जाएंगे क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? थाईलैंड। यहाँ पर क्या है? इस जगह पर स्थित है ये थाईलैंड है। ऊपर आपको फिर आपको मिलेंगे लाओस, कंबोडिया और बगल में वियतनाम। ठीक है, ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड यहाँ पर है, ये है आपका मलेशिया। ठीक है, ये है आपका थाईलैंड। देखिए ये आपका म्यांमार, ये थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे है आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के इधर पर ये फिर से मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, और फिर ये इधर पर है इंडोनेशिया का सुमात्रा आया है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा ग्रेट निकोबार है। ओके, तो ये देखिए ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, ये दोनों मलेशिया के हिस्से हैं, और मलेशिया की यहाँ पर है एक देश, क्या नाम है उसका? सिंगापुर। ठीक है, और देखिए बीच में ये पूरा पानी भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है। ये वाला जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, कौन वाले हिस्से को? ये। ठीक है, और ये जो मलक्का स्ट्रेट है इससे यहाँ से होकर के भारत का 70% पूरे विश्व का 70% ट्रेड होता है। मतलब जो भी देश आ रहे होंगे यहाँ से यूरोप वगैरह से, और उनको जाना है कहाँ? पैसिफिक ओशन में, तो कहाँ से होकर के जाएंगे? वो आते हैं और भारत के नीचे से, श्रीलंका के नीचे से होते हुए, हमारे ग्रेट निकोबार के नीचे से होते हुए, और फिर कहाँ आते हैं? ये इस तरीके से इधर से होते हुए, हमारे ग्रेट निकोबार के नीचे से होते हुए इस तरीके से कहाँ निकल जाते हैं? पैसिफिक ओशन में या फिर दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, तो यहाँ से होकर के 70% जहाज निकलते हैं पूरे विश्व के। तो आप सोचो कि आप हाईवे में अगर जाओगे तो जहाँ से हाईवे में ज़्यादा ट्रक और गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो वहाँ पे ढाबे भी ज़्यादा होते हैं हाईवे पे। तो ये क्या है? ये जहाज़ों के लिए हाईवे ही तो है, मलक्का स्ट्रेट। तो यहाँ पर भी जहाज़ों के लिए ढाबा होना चाहिए, तो वही ढाबा बन गया सिंगापुर।
ढाबा मछुआरों का शहर हुआ करता था। देखिए बिल्कुल समुद्र के किनारे यहाँ पे सब मछुआरे बहुत गरीब, लेकिन जब से ट्रेड वगैरह स्टार्ट हुए कायदे से, तो सिंगापुर ने अपने आप को क्या है एक तरीके से इन जहाज़ों का ढाबा बना दिया। आइए बढ़िया, जैसे ढाबों नहीं होते, आइए ट्रक सोइए, बढ़िया खाइए, आराम करिए, सोइए, फिर अगले दिन सुबह गाड़ी लेके निकलिए। ठीक है, ये सब चीज़ें, फ्यूल नहीं है तो फ्यूल की व्यवस्था करा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक ऐसा ही ढाबा बन गया सिंगापुर, जहाँ से होकर के पूरी जहाज़ों की व्यवस्थाएं मिलती थी, रुकना, रहना, खाना, फ्यूल वगैरह सब। इसी वजह से सिंगापुर उनको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इतना डेवलप। ठीक है, तो अब हम भी एक ऐसा ही ढाबा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये है जैसे अंडमान और ये है निकोबार। अब सारे जो जहाज हैं वो यहाँ से होकर के आते हैं, श्रीलंका के नीचे से, हमारे गेट निकोबार के नीचे से होकर के आते हैं ये। ठीक है, तो हमने देखा कि जब सिंगापुर ढाबा बन गया है और वो बढ़िया इतना बढ़िया रिच हो गया सिंगापुर, तो हमने कहा हम भी भाई हमारे ग्रेट निकोबार के नीचे से होकर जा रहे हैं, जो पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पार्सन पॉइंट, उसी के दक्षिण से होकर के सारे जहाज निकल रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम भी इनको ढाबा खोल लें, कंपटीशन दे भाई, अभी एक ही ढाबा चल रहा है बेहतरीन, तो हम भी ढाबा खोल लें। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ग्रेट निकोबार का जो पॉइंट है, जो ग्रेट, देखिए ग्रेट निकोबार में भी अलग अलग आइलैंड्स हैं, यानी कि एक सबसे ऊपर होता है कार निकोबार, फिर है मिडल निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। उसी तरीके से अंडमान को भी हमने अलग अलग ग्रुप में बांटा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो हम भारत सरकार क्या कर रही है कि निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार है उस पूरे को ढाबा बना रही है जहाजों का। ठीक है, उसको उस तरह से डेवलप किया जा रहा है पूरी फैसिलिटी। तो आगे भविष्य में जाकर के हम भी ढाबा बन जाएंगे, सिंगापुर देंगे और ग्रेट निकोबार भी वो पूरा निकोबार भी वो रिच हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो वो है ग्रोथ GDP है हमारा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हाँ हम बात कर रहे थे, मैं बढ़ाते बढ़ाते चीज़ें भटक जाता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सा जली सीमा साझा करने वाले, याद आ गया मुझे। तो कौन कौन से देश हो गए अभी तक, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर मालदीव। मालदीव नाम सुने हैं, अलग देश है ना, और लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ लक्षद्वीप और ये जो मालदीव है इसके बीच में भी हमने एक सीमा मानी और उस सीमा का नाम हमने दिया 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो एक देश कौन सा हो गया, मालदीव। ओके, तो कहाँ तक ले जा सकते हैं सीमा, बड़ी सीमा से काफी दूर देश ले सकते हैं। चल यार अब ये मान के चलो, हमने इमेज नहीं मान लिया, समझो ये तो अभी रुको, ये 7 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। अब कुछ जैसे कि कुछ ये स्थलीय सीमाएं हमने मैकमोहन, रेड क्लिफ, डोरंट देखी ना, तो उस तरीके से कुछ जलीय सीमाएं देखिए कौन कौन सी हैं। ये है हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा ये मतलब ये मालदीव है। तो देखिए लक्षद्वीप भी पूरा एक आइलैंड का एक पूरा ग्रुप है, आइलैंड का पूरा ग्रुप है, जिसमें से ऊपरी जो आइलैंड्स हैं, ऊपर जो आइलैंड के जो ग्रुप हैं उनको हम नाम देते हैं अमीन द्वीप। क्या बोलते हैं, अमीन द्वीप। और नीचे कुछ आइलैंड के ग्रुप हैं, इनको हम बोलते हैं मिनिकाय। क्या बोलते हैं, मिनिकाय। तो देखिए मिनिकाय, चाहे हम मिनिकाय कहें चाहे हम लक्षद्वीप कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो मिनिकाय और मालदीव के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है कौन सी है, 8 डिग्री चैनल। ये वाकई चैनल कुछ नहीं है, लोहे का चैनल नहीं हमने लगाया है, जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उसी को हमने क्या मान लिया, सीमा मान ली। भाई ये देखिए 8 डिग्री चैनल है, इसके जस्ट नीचे से देखिए ये गुजर रही है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि हमारी कन्याकुमारी में जा रही है। फिर उल्टा कर दिया मैंने, 8 डिग्री को नीचे होना चाहिए था, 8 डिग्री 4 मिनट को ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हम 0 की तरफ जा रहे हैं ना तो घटता जाएगा। तो मान चलिए 8 डिग्री 4 मिनट कहीं यहाँ से गुजर रही होगी ये, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, अपने समझ में तो आ रहा ना। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में जो सीमा का निर्धारण कर रहा है जलीय सीमा का, वो क्या है, 8 डिग्री चैनल। ओके, ये सीमा हो गई। दूसरी सीमा, जहां से एक अक्षांश रेखा, भाई अक्षांश रेखा ऐसे तो नहीं यहीं से गुजर रही है, अक्षांश रेखा तो पूरी आ जाएगी ना पूरे ग्लोब से। तो ये जो अक्षांश रेखा जा रही है जो कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, वो है 10 डिग्री चैनल। मतलब कि देखिए ये 8वीं अक्षांश रेखा है, फिर ये 9वीं अक्षांश रेखा है जो कि अमीन द्वीप और मिनिकाय को अलग कर रही है, 9वीं अक्षांश रेखा। और 9वीं के ऊपर कौन सी रहेगी, 10वीं अक्षांश रेखा।
ये ना समझना कि बस एक कहीं से गुजर रही तो पूरे ग्लोब में गुजर रही होगी ना। तो यहाँ से जो एक अक्षांश रेखा जा रही है जो कि अमीरी और मिनिकॉय को अलग कर रही है वो है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी अक्षांश रेखा अलग कर रही है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो चैनल हमने वर्ड जोड़ दिया है, वाकई में अक्षांश रेखा है। अगर हम देखें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन, तो 38 पैरेलल की क्या है? वो 38वीं अक्षांश रेखा है, राइट। जहां से इसे गुजर रही है और यहाँ पर स्थित हमारे नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया, और देखिए ये है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। उसी के जस्ट ऊपर वाली जो 38वीं जा रही होगी वही जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच से जा रही है। तो हमने क्या कह दिया? 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग कर रही है। तो समस्या इसमें तो चलिए सीमा ये हो गई। एक 10 डिग्री चैनल, एक चलिए सीमा ध्यान रखो, 8 डिग्री चैनल ध्यान रखो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। और एक याद रखो यहाँ पर देखिए ये है आपका म्यांमार है, पूरा म्यांमार है ना, ये वाला हिस्सा देखिए ये हमारे भारत के जस्ट नीचे म्यांमार है ना, ये समझ में आ रहा? म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा सीमा का निर्धारण कर रहा है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो कि भारत और म्यांमार के बीच स्थिर सीमा बना रहा है, ठीक है। जलीय सीमा की अगर हम बात करें क्योंकि तो ये जलीय सीमा भी साझा कर रहा है ना म्यांमार। तो म्यांमार के दक्षिण में एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको द्वीप। जैसे हमारे दक्षिण में आइलैंड है ग्रेट निकोबार, वैसे ही यहाँ पर म्यांमार के दक्षिण में एक है आइलैंड कोको द्वीप जो कि पहले हमारा हिस्सा था, फिर हमने म्यांमार को दे दिया। तो यहाँ पर ये है कोको आइलैंड, यहाँ पर है हमारा ये अंडमान का, ये क्या है? उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो अक्षांश रेखा ये ऐसे गुजर रही है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उस अक्षांश रेखा को हमने नाम दे दिया कोको चैनल, ठीक है। यानी कि भाई इमेजरी लाइन है ना, ये अक्षांश रेखा है, तो हमने इस हर जगह का डिसीजन ले लिया कि भाई इस अक्षांश रेखा के उधर वाला हिस्सा ये कहलाएगा, इधर वाला ये कहलाएगा। तो हमने क्या कह दिया कि जो कोको चैनल है, यानी ये हो सकता है कि कौन सी अक्षांश रेखा हो सकती है? भाई 23.5 है, 23.5 के नीचे हो सकता है कि 21-22 कोई अक्षांश रेखा हो। भाई ये है 10 डिग्री, तो 10 और 23.5 के बीच की कोई अक्षांश रेखा होगी, तो वो गुजर रही होगी कोको आइलैंड और किसके बीच से? उत्तरी अंडमान के। तो उसको हमने नाम दे दिया कोको चैनल, ठीक है। तो ये आपकी जलीय सीमा हो गई, क्या हो गई? ये जलीय सीमा हो गई। चलिए अब इसमें आपका समय खत्म हो गया है। हमने इसमें एक चीज और पढ़ाया जा सकता था कि जो स्तरीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारा जो देश है उसके कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। यह जल्दी से लिखो। सबसे बड़ी जो स्तरीय सीमा है, पहले इस तरह की लाइन लिखो, बड़े से घटते क्रम में अरेंज करो, ठीक है। सबसे बड़ी जो स्तरीय सीमा साझा करता है वो पड़ता है बांग्लादेश। लाइन से लिख लो, ठीक है, उसको अरेंज कर लो, मतलब घटते क्रम, ठीक है। सबसे बड़ी जो स्तरीय सीमा साझा करता है वो पड़ता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना 3488 किलोमीटर, 3488, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख लो, चलो जल्दी जल्दी, 3323 किलोमीटर, ठीक है। फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, नेपाल 1751। फिर म्यांमार 1643, म्यांमार हो गया 1643। फिर भूटान 699 और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गई बड़े क्रम में 699 भूटान और 106 अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़े से छोटे क्रम में हो गई अरेंज। अब देख लो कि इन सभी देशों से भाई अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान है तो पाकिस्तान हमारे कुछ राज्यों से टच हो रहा होगा ना, तो अब ये लिख लीजिए सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने राज्यों से टच हो रहा है देखिएगा, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से टच होगा, बांग्लादेश आसाम से टच होगा, मेघालय से टच होगा। भाई आसाम देखेंगे अगर आप मैप तो आसाम के बीच में मेघालय है, तो आसाम भी बाउंड्री टच करती है, मेघालय भी टच करती है। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लिख लो शॉर्ट में बराबर सारे स्टेट्स। बांग्लादेश के सामने लिखिए, वेस्ट बंगाल शॉर्ट में लिखिए, चलो WB, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। चाइना से देखेंगे हम लोग, चाइना से कौन कौन से स्टेट हमें सीमा साझा करते हैं, तो चाइना से लद्दाख, अगर वो करने ना बोलेंगे, और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, ठीक है। फिर सिक्किम, देखिए अब समय नहीं है ना, मैं कोई एक समझा के आराम से बताता। देखिए ये है चाइना, देखिए लद्दाख, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश। फिर ये है उत्तराखंड, उसके बाद तो आ जाता है नेपाल, कोई वही नहीं है। फिर ये सिक्किम, ठीक, देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो 5 राज्य चाइना के साथ। आप पाकिस्तान के साथ देखें, हम पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, ये क्या है जम्मू कश्मीर, ये क्या है पंजाब, ये क्या राजस्थान और ये गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अब बाकी 4 दिन कर लेते हैं।